हेलो गाइज, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। काफ़ी मैंने इस चैनल पर वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं और अभी एक और सब्जेक्ट के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ, वो है रीजनिंग का। रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर के भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 के एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल ये है कि सर रीजनिंग जो है कैसे सीख सकते हैं, पेपर में कैसे करनी होती है, कैसे आती है, कैसे इसमें स्पीड बढ़ेगी, पजल को कैसे बनाते हैं। तो अभी अगर मैं मेरा दिखाऊं तो कल मैंने एक आरआरबी क्लरिकल का टेक्स्ट बुक पर लाइव टेस्ट जो आया हुआ था, एक बार फ्लैश ऑफ कर लेता हूं। वो मैंने मॉक लगाया था, आपके बीच में यूट्यूब पे वीडियो भी शेयर किया था। तो उसका स्कोर तो मैंने आपको 72.50 दिखा दिया था, लेकिन अभी उसका जो परसेंटाइल है वो भी आ गया है 98.6। देख रहे हैं आप। और इसमें अगर रीजनिंग में स्कोर बताऊं तो 37.5 आया था, क्वांट में अगर बताऊं तो 35 आया था। और इसकी कट ऑफ जो है ना, इस टेस्ट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक वालों ने 55 to 60 बता रखी है, अपने 72.50 है। और ये कट ऑफ थोड़ी कम है क्योंकि कट ऑफ आपकी 70 प्लस ही जाने वाली है आरआरबी क्लरिकल में। अगर इसमें सॉल्यूशन में मैं बात करूं, इसमें पजल मैंने कैसे अटैम्प्ट की थी वो भी बताऊंगा, सिलोक्स मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था वो भी बताऊंगा। जिनकी स्पीड नहीं आ रही है वो भी इसमें ज़रूर सीख सकेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे इंग्लिश में आ रही है तो मैं इंग्लिश को प्रेफर नहीं करता। मैं खुद की बता रहा हूँ, आप जिस सब्जेक्ट में अपने मास्टर माइंड हो उस सब्जेक्ट में पकड़ करना। हालांकि इंग्लिश भी आसान है, इंग्लिश में भी मैं पजल बना लेता हूँ, लेकिन इंग्लिश में उतनी स्पीड नहीं आ पाती जितनी मैं हिंदी में करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से हिंदी में तैयारी अपनी कर रहा हूँ पजल, मैथ और रीजनिंग को लेकर के। तो किसी नए काम को अगर आप, जो नए काम है 100 काम, उनको एक एक बार करते हो, इससे बेटर ये है कि एक ही काम को आप 100 बार करो। जैसे मेरा हमेशा से हिंदी में मैं पजल करता हूँ तो हिंदी में मैं करता हूँ, जितने क्वेश्चन है वो हिंदी में करने की कोशिश करता हूँ। अगर हिंदी में कोई डाउट मुझे आता है कि ये समझ नहीं आया तो उसको इंग्लिश में मैं पढ़ के देखता हूँ। इंग्लिश में भी ये लैंग्वेज ईजी होती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस इंग्लिश और हिंदी में फ़र्क इतना है कि अगर आप हमेशा से हिंदी में कर रहे हो और एक चांस आप इंग्लिश में करने बैठते हो तो आपसे बन जरूर जाएगा, लेकिन हिंदी के मुकाबले टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, जैसा कि मुझे लगता है। तो यहाँ रीजनिंग में अगर आप देखेंगे तो मैंने 40/40 किया था। और ये जो पजल है ये मेरा 2 मिनट 23 सेकंड में पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया था। यहाँ टाइम भी लिखा हुआ है कि आपने 2 मिनट 3 सेकंड में, 23 नहीं 3 सेकंड में इसका आंसर दिया है। और दूसरा, क्योंकि पजल पहले हमने बनाई फिर पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। जैसे ही हम दूसरे क्वेश्चन पर आए, दूसरे क्वेश्चन पर जैसे ही हम आए, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमने मात्र 5 सेकंड में दिया। देख रहे हैं आप। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो आप देखेंगे तो मात्र 4 सेकंड में दिया, क्योंकि पजल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद उसके जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो एकदम ईजी होते हैं। मैंने 40/40 किया था और टोटल मुझे याद है 25 में से लगभग 18-19 मिनट में मैंने ये रीजनिंग सेक्शन कर दिया था। 2 क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए। अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे, सारे के सारे मेरे सही है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ये डीआई वाला पोर्शन मैंने थोड़ा छोड़ दिया था, थोड़ा कैलकुलेटिव था इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और टेस्ट को 1-2 मिनट पहले ही मैंने सबमिट कर दिया था। ठीक है। अभी रीजनिंग में आप भी जो हैं वो कैसे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे पजल बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो सारी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप भी जो हैं अपना अच्छे से तैयारी कर सकें। और दूसरी बात ये, मैंने इस टेस्ट की रिकॉर्डिंग करके जैसे ही अपने यूट्यूब चैनल पर डाली तो एक भाई था जिसने यूट्यूब उसी वीडियो पे कमेंट किया था कि भाई शर्म कर ले थोड़ी। अरे उसको कौन बताया कि आप जिस कैंडिडेट को मैसेज कर रहे हैं, जिस कैंडिडेट को ये कमेंट आप लिख रहे हैं, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है। आपकी तरह दूसरों की वीडियो पे कमी नहीं निकालता, दूसरों की वीडियो पे से कमेंट नहीं करता। अगर करता भी है तो अच्छी करता है, आपकी तरह ऐसे शब्द का यूज नहीं करता। और आपकी जो उम्र है ना पेपर निकालने की, जो आपको 25 26 28 साल तक की उम्र मिली है, वो ऐसे कमेंट करने में निकल जाएगी भाई। इसलिए तुम भी थोड़ी शर्म कर लो और पढ़ाई कर लो, दूसरे की वीडियो पे कमी निकालना छोड़ दो। ऐसे अगर कमी निकालोगे तो कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। ठीक है। आपने जिसको ये कमेंट किया है ना, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, आरआरबी क्लरिकल बन चुका है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, आप पढ़ाई करें। ऐसी बातों में, ऐसे ऐसे कमेंट लिखने में आपने इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट गंवाए होंगे। इतनी देर में एक पजल बना लेते, 5 क्वेश्चन आपके हो जाते, शिलोक्स बना लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन नहीं, कमेंट करनी है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है। ठीक है। अपने का क्या जाता है, अपने तो कर रखा है, जैसा है वैसा। प्रिपरेशन आपके सामने है, अभी भी चल रही है। अभी आरआरबी क्लरिकल है तो आगे आरआरबी पीओ बन जाएंगे। अच्छा, जिसका भी, अब छोड़ते हैं उन बातों को, जिसका भी रीजनिंग को लेकर के डाउट है, उनका ये है कि सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है। जो भी नए बिगिनर्स हैं ना, मैं फ्लैश लाइट ऑन कर देता हूँ। जो भी नए बिगिनर्स हैं, जो भी नए हैं, एकदम न्यू है, फ्रेश है, जिनको कुछ नहीं मालूम, सबसे पहले आप वाईटी पे बैंकिंग एग्जाम रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे।
कम से कम आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में क्या क्या आता है। तो पजल आती है, ठीक है, सिलोक्स आता है, ठीक है, और इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। तो आपको जितने भी टॉपिक है ना सिलेबस के मिसलेनियस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और कुछ वर्ड्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि इसमें से कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, वो तो आपकी वोकेबलरी पर बेस्ड होता है। तो बहुत सारे टॉपिक आपको देख लेने हैं। अब एक भाई का कमेंट ये आ रहा था कि सर मैंने रीजनिंग सारे टॉपिक जो है ना सर के मैंने देख लिए हैं, पूरी क्लासेज मेरी मैंने 30-35 जो क्लासेज थी वो सिलेबस पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी मुझसे काम नहीं हो रहा है, पजल नहीं बन रही है, स्पीड नहीं आ रही है। तो भाई बात ऐसे है, अगर आपको मैं सीधा सा जेन्युइन रीज़न बताऊं तो ये है कि आप सेशन तो देख रहे हो, लेकिन सेशन को आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो साथ में। अब उस भाई का ये कहना है कि मैंने सेशन देख लिया और जिस समय सर करवा रहे होते हैं उस टाइम तो ऐसा लगता है जैसे मुझे आ गया। तो आपको आ गया इसका मतलब आप सीख गए, लेकिन आप कुछ अलग से आपके पास जो बुक है, जो PDF है, उसको सोल्व करिए, बनाने की कोशिश करिए। जो 1-1.5 मिनट का पजल है उसमें अगर आपको 10 मिनट लग रहे हैं तो क्या दिक्कत है, लगा दीजिए, अभी टाइम है आपके पास, नए नए आप हैं, 2 दिन में तो महल खड़े होने नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सेशन देखा कल आपने पेपर दिया और क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से तैयारी आपको करनी पड़ेगी, सेशन भी देखना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। एक बार सीढ़ी चढ़ोगे नीचे भी गिरोगे, दूसरी बार चढ़ोगे फिर नीचे गिरोगे, तीसरी बार चढ़ोगे फिर किनारे पे जाके नीचे गिरोगे। तो ऐसा ज़िंदगी में होने वाला है, हारना नहीं है, पढ़ना है, पढ़ोगे तो सब कुछ संभव है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं अगर मेरे लाइफ के अकॉर्डिंग बताऊं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको एक बार अच्छे से कर लिया, मतलब पजल बनाने के क्या तरीके होते हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चन कैसे होने, सिलोक्स के क्वेश्चन कैसे होने, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कैसे होने, भाई साहब अगर एक बार आपने अच्छे से कर लिया ना, सिर्फ एक बार, तो लाइफ में दोबारा ये टॉपिक नहीं देखने पड़ेंगे। जब मैंने 2018-19 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मुझे कोचिंग से बुक मिली थी, ऑफलाइन बुक, और उस बुक को देख करके मैं डर गया था, क्योंकि वहाँ पर A ग्रेटर देन लेस देन B, B ग्रेटर देन C, C B ग्रेटर देन D, B X, इस तरीके से मैं देख करके घबरा गया था कि यार कि ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे क्या अपने से। और आज भाई साहब ये क्वेश्चन इतने ईजी हैं कि इनको एक ही बार सीखा था 2018-19 में, उसके बाद से दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ी, एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होता। सिलोक्स उस टाइम ही सिलोक्स सीखी थी, लेकिन जिस समय देखा था कुछ है A B है, कुछ B C है, उस टाइम तो डर लग रहा था क्या है, लेकिन जिस टाइम इनको सीख लिया ना एक बार और अच्छे से मॉक टेस्ट में, PDF में, अपनी खुद की बुक में ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो दोबारा आपको देखने नहीं पड़ेंगे। तो रीजनिंग एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया तो दोबारा आपको देखने नहीं पड़ेंगे। अभी मैं आपको फ्लैश लाइट ऑफ कर देता हूँ, उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो बुक है ना, फ्लैश लाइट ऑफ करने के बाद, चलो फ्लैश लाइट ऑन रखेंगे तो शो नहीं होगा। ये जैसे एक पजल है, सबसे पहले मैं हिंदी में कर लेता हूँ। अब आप ये पजल जब पढ़ेंगे ना, पजल कैसे आपको करनी होती है, जब आप ये पजल पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ये स्पीड तभी आएगी जब आपने अच्छी खासी पजलें प्रैक्टिस की होंगी, अच्छे खासे सेक्शनल मॉक लगाए होंगे, अच्छे खासे कंप्लीट मॉक लगाए होंगे। तो जिनको रीजनिंग में दिक्कत है वो सेक्शनल मॉक ज़्यादा लगाइए, एक लगा दिया 2 3 4, 1 2 3 4, डेली के 3 4 3 4 2 3 लगा दी, क्या दिक्कत है, 15 से 20 मिनट का टेस्ट होता है। और जितना हो सके RRB क्लरिकल का लगाइए अगर आप बिगिनर हैं, क्योंकि उसी से आपकी स्पीड बनेगी। अब सबसे पहले आप SBPO का रीजनिंग का जो सेक्शन है वो लेके बैठ गए, अब पजल आ गई उसमें कठिन, आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा और उसमें पजल बनी आपसे 1-20 मिनट में, तो वो थोड़ी गड़बड़ा डिमोटिव आप फील करोगे, क्योंकि स्कोर उसमें आएगा नहीं। इससे बेटर ये है कि आप RRB क्लरिकल का लगाएं ताकि उसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो, पजल भी अटैम्प्ट हो और स्कोर अच्छा आए, और धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से आप बड़े की तरफ बढ़ना, ठीक है। अब ये जो पजल है देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले क्या काम पढ़ा कि 8 कर्मचारी है और उनका नाम BQRST UVW है, और प्रबंधक हैं ऋण अधिकारी, मतलब इनके नाम दे रखे हैं। जो ऊपर दिया गया उसमें प्रबंधक सबसे वरिष्ठ है, प्रबंधक सबसे वरिष्ठ होने का मतलब है कि सबसे बड़ा जो पद है वो प्रबंधक, फिर उसके सहायक। तो मैंने इस पजल को स्टार्ट करने के लिए बस ये देखा कि इनके ये तो नाम है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ लो, या फिर पहला पढ़ लो, बीच में पढ़ लो, लास्ट पढ़ लो, ये 3 नाम पढ़ लिए बस। फिर लास्ट लाइन हमें पढ़नी है कि प्रबंधक सबसे वरिष्ठ है, क्लर्क सबसे कनिष्ठ है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बस वो नोट कर दो। नोट अब आपको सारे नाम नोट करने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये स्थायी है आपके। प्रबंधक यहाँ नोट करो, उसके बाद सेकंड वाला, फिर थर्ड, ऐसे करके 8 नाम अपने को नोट कर देने हैं। थोड़ा ऐसे दिख नहीं रहा, प्रबंधक ऊपर ऊपर कर दिया, फिर ऐसे छोटे छोटे नाम सारे नोट कर दिए। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो लाइन लिखी वो लिखी Q और B के बीच 5 पद हैं। अब हमें नहीं पता Q और B कहाँ रखे, देखिए मैं एक बार इसको प्रबंधक वगैरह न लिखते हुए मैं 8-7 ऐसे कर देता हूँ। अब मान लेना कि 8 प्रबंधक है, क्योंकि यहाँ इतना समय नहीं है आपको कि मैं पूरा लिख के दिखाऊँ।
और वीडियो मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता, ना तो मैं एडिट करता हूँ ना कुछ और करता हूँ, जो मुंह में आता है वो बोल देता हूँ, जो लिखा जाता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो प्रबंधक मैंने इसको मान लिया, कलर किसको मान लिया, बीच में कुछ लिखे हुए हैं, लेकिन आपको नाम लिखने ऐसे लिखोगे तो याद नहीं रहेगा। अब पहली लाइन यहाँ पे ये लिख दी, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको। फ्लैश ऑफ कर देते हैं। पहली लाइन ये है कि Q और V के बीच में 5 पद हैं। अब ध्यान से अगर आप देखें, आगे वाली लाइन मैंने नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, तो पता चला Q और V के बीच में पद, Q यहाँ आ सकता है, 5 छोड़ूं तो V यहाँ आ सकता है, Q यहाँ आ सकता है, 5 छोड़ूं तो V यहाँ आ सकता है, V यहाँ आ सकता है, Q यहाँ आ सकता है, V यहाँ आ सकता है, Q यहाँ आ सकता है। 4 कंडीशन बन रही है, Q यहाँ, V यहाँ, Q यहाँ, V यहाँ, V यहाँ, Q यहाँ, V यहाँ और Q यहाँ, मतलब कि 4 कंडीशन बन रही है। लेकिन जैसे ही मैंने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, मैंने सीधा सा ये क्या काम किया, नोट कर दिया Q और V के बीच में 5 है, कौन ऊपर है कौन नीचे, कुछ नहीं लिखा। फिर मैंने सेकंड लाइन पढ़ी। सेकंड लाइन जैसे ही मैंने पढ़ी, सेकंड लाइन में लिखा था उनमें से कोई भी प्रबंधक के रूप में कार्य नहीं करता है, उनमें कोई भी प्रबंधक के रूप में कार्य नहीं करता है। प्रबंधक मतलब ऊपर, न तो Q यहाँ आएगा और न V यहाँ आएगा, तो 2 कंडीशन मेरी ऑटोमेटिकली कट होगी। Q मैं यहाँ कर सकता हूँ, V यहाँ कर सकता हूँ और V मैं यहाँ कर सकता हूँ, Q यहाँ कर सकता हूँ। भाई साहब जैसी कंडीशन मुझे दिखी मैंने तुरंत नोट कर ली। अब आपको इस बात का वेट नहीं करना कि सबसे पहले एक को कट करें यहीं पर, नहीं, 2 बन रही है, 3 बन रही है, जितनी कम कंडीशन बन रही है उतनी नोट कर दो। अगर 5-5, 6-6 कंडीशन बन रही है तो थोड़ी एक लाइन आगे और पढ़ो, रुक जाओ, इस प्रकार से कंडीशन नोट करो। और कंडीशन अगर कम है तो नोट कर लो, क्योंकि अगर आप कम कंडीशन है और आगे की लाइन और पढ़ रहे हैं तो अगर आप समय इसमें निकाल देते हैं कि आपने ये कंडीशन नोट नहीं की, बस 2 कंडीशन में अपना क्वेश्चन हो गया, आगे चलते रहेंगे, धीरे धीरे कौन सा सही होना वो अपनी एक कंडीशन बच जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको नोट नहीं किया, यहाँ उलझे रहे, तो भाई साहब आपसे जो कमज़ोर बच्चे हैं ना वो भी आपसे आगे निकल जाएंगे। इससे बेटर ये है कि कंडीशन नोट करो। आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। आगे वाली लाइन ये लिखी है, आर क्यू के ठीक, आर जो है वो क्यू के ठीक वरिष्ठ है, आर क्यू के ठीक ऊपर आएगा, आर इस वाले में यहाँ आएगा, इस वाले में यहाँ आएगा। उसके बाद डब्लू यू से ठीक वरिष्ठ है। अब डब्लू यू की कोई कंडीशन नहीं है, डब्लू यहाँ लिखा, यू ठीक वरिष्ठ मतलब यू के ठीक ऊपर आएगा, कंडीशन मैंने नोट कर दी। उसके बाद एस कैशियर के रूप में कार्य करता है। अब कैशियर कौन सा था वो देखना पड़ेगा, एस वहाँ आएगा अपना। कैशियर कौन सा है, कैशियर अपना है सबसे 1 2 3 4 नंबर कैशियर है, 1 2 3 4 ये कैशियर था। तो एस जो है ना कैशियर के रूप में एस अपना यहाँ आएगा। अब डब्ल्यू और यू की कंडीशन एक नज़रिए से देखें तो डब्ल्यू यू यहाँ से होगा, डब्ल्यू यू और कहीं है नहीं, इसमें तो डब्ल्यू और यू यहीं आएंगे, लेकिन इसमें डब्ल्यू यू यहाँ आ रहे हैं। तो मैंने तुरंत एक कंडीशन और बना ली, देखिए डब्ल्यू यू और डब्ल्यू यू, समझ गए होंगे आप, एलिमिनेट हो जाएगी बाद में, ताकि मेरी कोई गलती ना हो, इस वजह से मैंने 2 यहीं बना ली। उसके बाद में एस और यू के बीच अधिकतम 2 पद है। एस और यू के बीच अधिकतम 2 पद का मतलब समझे आप, अधिकतम 2 पद का मतलब है एस और यू के बीच में मैक्सिमम 2 हैं। 2 का मतलब 1 भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकते, 1 2 है, 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, यहाँ तक कंडीशन अपनी ठीक है। एस और यू, वी और टी के बीच में कोई पद नहीं है, टी यहाँ भी आ सकता है, टी यहाँ भी आ सकता है, इस वाले में टी यहाँ आएगा, इस वाले में टी बनेगा नहीं, ये कंडीशन नहीं बनी क्योंकि वी के पास टी आएगा नहीं, गलत होगी। इसमें टी यहाँ, अभी देखते हैं कौन सा है। क्यू अकाउंटेंट के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारी से कनिष्ठ है। क्यू जो है अकाउंटेंट के रूप में जो कार्य करता है, अकाउंटेंट वाला कौन सा है इसमें, अकाउंटेंट वाले से, अकाउंटेंट जो है नीचे से 3 नंबर है, ये अकाउंटेंट है, इसके नीचे क्यों आएगा, ये अकाउंटेंट है, इसके नीचे मतलब ये कंडीशन भी आपकी गलत हो गई, क्योंकि इसके ऊपर आ रहा है ना कमांड, आना चाहिए नीचे, इधर वाली कंडीशन, ये कंडीशन बची है। पी डब्ल्यू से वरिष्ठ, पी जो है ना वो डब्ल्यू से वरिष्ठ, पी, अब टी और पी की बात चल रही, टी यहाँ, पी यहाँ, पी यहाँ, टी, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई और देखने आ गई। लेकिन प्रबंधक नहीं है, प्रबंधक ऊपर ही ऊपर होता है, तो पी आपका यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, ये कंडीशन बन गई, बस ये अपनी पजल हो गई। और ये तो मैंने आपको बता करके किया, इस वजह से 4-5 मिनट लग गए, वरना आप यहाँ देखेंगे तो मैंने 2 मिनट 3 सेकंड में ये पजल की है। नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट जो पजल आती है, ये सिलोक्स आया है, 19 सेकंड में ये सिलोक्स मेरा हुआ है। और नेक्स्ट जो सिलोक्स है वो भी 19 सेकंड में हुआ है। नेक्स्ट जो सिलोक्स है वो 21 सेकंड में हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज में 17 सेकंड लगे हैं पहले क्वेश्चन में, दूसरे में 21 सेकंड, तीसरे में 16 सेकंड, 7 सेकंड, 22 सेकंड, और ये जो क्वेश्चन है इसमें 36 सेकंड लग गए। अच्छा, उसके बाद पजल, ये एक ब्लड रिलेशन आया था, 5 डी का साला कोना 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, लेकिन ये है कि ये पजल का मैंने क्वेश्चन किया, जो पजल बनाने वाला क्वेश्चन था ना वो यहाँ पर था,
इसमें मुझे लगे 50 सेकंड बनाने में, लेकिन 50 सेकंड जैसे ही एक बार बन गया 2 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, जो कि मेरा गलत हुआ है थोड़ा सा हालांकि, लेकिन 2 सेकंड में हो गया। ये 5 सेकंड में हो गया। अब ये इनइक्वलिटी वाला क्वेश्चन देखिए 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया, 10 सेकंड में दूसरा भी हो गया, 8 सेकंड में तीसरा हो गया। अगर 6 सेकंड में चौथा क्वेश्चन हो गया इनइक्वलिटी का, तो एक बार ये वही क्वेश्चन है जिनको देख करके मुझे जब कोचिंग स्टार्ट की थी तब डर लगा था, क्योंकि इन पढ़ नहीं रखे थे। लेकिन एक बार जब इनको कर लिया ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से हो गए। तो उम्मीद आपसे ये करता हूँ कि पजल बनाने का क्या तरीका था, करने का, सीखने का क्या तरीका है। प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट्स, कुछ सवाल है तो पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।